भारत और कनाडा ये वे नाम हैं जो इस समय दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर इसके रीजन की बात करें कि ये कब शुरू हुआ, तो आपको बता दें ये तब शुरू हुआ जब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गोली मारकर उसकी जान ले ली गई थी। इस इंसिडेंट के बाद कनाडा ने अपने यहाँ से भारत के डिप्लोमेट तक को एक्सपेल्ड कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने यहाँ से निकाल दिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत को इसका जिम्मेदार ठहराया और इसकी वजह थी भारत और खालिस्तानियों के बीच चल रहा विवाद। दोस्तों, ऐसे में अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये खालिस्तान की मांग कब, कहां और कैसे आई। जब तक तो सिर्फ देश के लिए मुसीबत की जड़ थी, लेकिन वो अब कैसे दो देशों के बीच लड़ाई की कारण बन गई है। दोस्तों, आइए आपको इन सवालों के जवाब देते हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। 1984 में खालिस्तान मूवमेंट की आग ने पंजाब को बर्बाद कर दिया, जिसे बुझाने में पंजाब के कई दशक हो गए। इसके बाद भी ये आग रह रह कर अपना सिर उठाती रहती है, कभी भारत में तो कभी भारत के बाहर। ब्रिटिश काल में सिखों और अंग्रेजों के बीच रिश्ते कुछ खराब नहीं थे। बाकायदा सिख ब्रिटिश आर्मी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन पहले विश्व युद्ध और जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना ने पंजाब के मन में ब्रिटिश सरकार के लिए नफरत भर दी। 1930 के आसपास जब लगने लगा कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, तब पंजाब में सिखों के बीच सिख होमलैंड की मांग उठने लगी। इस मांग को उठाने में सबसे आगे था शिरोमणि अकाली दल। 1920 में बना ये संगठन खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानता था और मानता था कि सिखों का अपना अलग देश होना चाहिए। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की मांग उठाई। मौका देखकर अकाली दल ने भी सिखों के लिए अलग देश की मांग उठाना शुरू कर दिया। पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह अपनी किताब सिखों का इतिहास उसमें लिखते हैं कि सिखों में अलग राज्य की कल्पना हमेशा से ही थी। रोज की अरदास के बाद गुरु गोविंद सिंह का राज करेगा खालसा नारा लगाया जाता है। इस नारे ने अलग राज्य के ख्वाब को हमेशा जिंदा रखा है। खुशवंत आगे लिखते हैं कि सिख नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अंग्रेजों के बाद पंजाब पर सिखों का हक है, लेकिन आजादी के बाद हुए पार्टीशन ने उनकी अलग राज्य की उम्मीदों को धूमिल कर दिया था। आजादी के बाद भी सिख लगातार अलग देश या कम से कम भारत के अंदर एक आजाद सूबे की मांग उठाते रहे, लेकिन धर्म के आधार पर अलग देश की मांग को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और ये स्ट्रेटजी फेल हो चुकी थी। लेकिन आजादी के कुछ साल बाद हुई एक घटना ने अकाली दल को एक और मौका दे दिया। हुआ ये था कि 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। इससे क्यों लेकर अकाली दल ने सिखों के बदले पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग कर दी। इस स्ट्रेटजी को बड़ी सफलता मिली जब 1 नवंबर 1966 में उस वक्त के पंजाब को भाषा के आधार पर विभाजित करके पंजाब जो पंजाबी भाषा बोलने वालों का राज्य बना और हरियाणा हिंदी भाषा बोलने वालों का राज्य बना दिया गया। जैसा कि अक्सर होता है, यहाँ भी नर्क का रास्ता अच्छी नियतों से तैयार हुआ था। पंजाब बनने के बाद सिखों की मांग पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से चीजें सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। पंजाब गठन के दौरान सरकार द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। कुछ पंजाबी बोलने वाले इलाके हरियाणा राज्य को दे दिए गए। एक और बड़ी दिक्कत थी पानी को लेकर। केंद्र सरकार ने सतलुज, रावी और ब्यास नदी पर बनी नहरों को अपने कंट्रोल में लेकर उनके मनमाने आवंटन कर दिए। इस चक्कर में इन नदियों का सिर्फ 23% पानी पंजाब को मिला। ये सब मुद्दे पंजाब में नए उबाल का कारण बन रहे थे। 1967 में हुए चुनावों में अकाली दल ने मांग उठाई कि पंजाब को भी जम्मू कश्मीर की तरह धारा 370 के तहत विशेष स्टेटस दिया जाए। इन चुनावों में अकाली दल को जीत मिली। हालांकि इस दौरान अकाली दल ने कभी अलग देश की मांग नहीं रखी, कम से कम लिखित तौर पर तो नहीं। वो बस पंजाब के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे थे और इसी चक्कर में अकाली दल और कांग्रेस आमने सामने आकर खड़े हो गए। अब सवाल ये है कि इस सब के बीच खालिस्तान की मांग पहली बार कहां से उठी। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा देश के बाहर। 13 अक्टूबर 1971 की बात है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपा। इस विज्ञापन में खालिस्तान नामक नए देश की घोषणा की गई थी और दुनिया भर में रहने वाले सिखों से मदद देने को कहा गया था। इस विज्ञापन को छपवाने वाले शख्स का नाम था जगजीत सिंह चौहान। जगजीत एक समय में पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर रह चुका था। 1969 में चुनाव हारने के बाद वो ब्रिटेन गया और यहाँ उसने खालिस्तान के समर्थन में अभियान चलाना शुरू कर दिया। खालिस्तान का मतलब होता है शुद्ध स्थान, जैसे खालिस घी, खालिस दूध, वैसे ही खालिस्तान। जगजीत सिंह जिस खालिस्तान की मांग कर रहा था उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के भी कुछ हिस्से आते थे। ब्रिटेन में जगजीत की मुहिम को कोई खास समर्थन
नहीं मिला। इसी बीच 1971 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने इस युद्ध में खालिस्तान आंदोलन को हवा देने की पूरी कोशिश की। जगजीत सिंह को पाकिस्तान आने का निमंत्रण मिला। यहाँ उसने फिर खालिस्तान की बात की, जिसे पाकिस्तान की प्रेस ने खूब जोर शोर से उछाला। जगजीत के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो से उसे प्रस्ताव दिया गया था कि ननकाना साहिब खालिस्तान की राजधानी बनेगा। अगले कुछ सालों में जगजीत की मुहिम को यूरोप और अमेरिका के एक सिख धड़े द्वारा समर्थन मिलने लगा और जगजीत की हैसियत बढ़ती गई। हालांकि जगजीत की कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान में अभी तक अलग देश की मांग पैदा नहीं हुई थी। साल 1973 में अकाली दल की कार्य समिति ने आनंदपुर साहिब में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान एक नीतिगत प्रस्ताव अपनाया, जिसे आनंदपुर रेजोल्यूशन कहा जाता है। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र सरकार को डिफेंस, मुद्रा और विदेश नीति को छोड़कर बाकी मामले पंजाब पर छोड़ देने चाहिए। इसके एक पंजाबी संस्करण में सिखों को एक राष्ट्र के रूप में बयां किया गया था। हालांकि यह संस्करण कभी प्रकाशित नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर केंद्र की भी प्रतिक्रिया आई, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को देशद्रोही बताया था। उन्होंने कहा था कि ये कोई ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं है, ये तो एक अलग देश की डिमांड है। इसके बाद ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया और अगले एक दशक तक इसकी ज्यादा बात नहीं हुई। इधर अकाली दल पर नकेल कसने के लिए 1972 में इंदिरा गांधी ने सरदार ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। जैल सिंह पंजाब में अकालियों का वर्चस्व तोड़ना चाहते थे। गुरुद्वारों, कॉलेज और स्कूलों में अकालियों का प्रभाव था। इसकी काट के लिए जैल सिंह ने सिख जनता को खुश करने के लिए सरकारी कार्यक्रम चलवाए। सिख गुरुओं के नाम पर सड़कों और स्कूलों के नामकरण हुए। शहीदी दिवसों पर सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। लेकिन ये सब भी काफी नहीं था। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की छवि इतनी खराब हुई कि 1977 में जैल सिंह पंजाब से रुखसत हो गए और अकाली दल एक बार फिर से सत्ता में आ गया। 1977 में ही जगजीत सिंह चौहान वापस भारत लौटा। यहाँ उसने खालिस्तान की मांग को हवा दी और 1979 में ब्रिटेन जाकर खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना कर दी। 1980 में उसने खालिस्तान नामक नए देश का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, खालिस्तान हाउस नाम की एक इमारत से उसने खालिस्तान के पासपोर्ट, डाक टिकट और खालिस्तान डॉलर तक भी जारी कर दिए थे। उसने ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में खालिस्तान के दूतावास भी बना डाले। इस दौरान वो जनरल सिंह भिंडरावाले के संपर्क में आया, जिसका पंजाब में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भिंडरावाले के उभार को समझने के लिए आपको एक घटना के बारे में बताते हैं। बात है साल 1978 वाले बैसाखी के दिन की। इस तारीख का सिख धर्म में बेहद खास महत्व है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी। उस रोज अमृतसर में उत्सव का माहौल था। बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब निरंकारी पंथ का समूह सरकार के पास एक जुलूस की परमिशन लेने पहुंच गया। पंजाब में तब अकाली दल की सरकार थी और उन्होंने परमिशन दी भी थी, ये जानते हुए कि परंपरागत सिख इससे नाराज होंगे, और ऐसा हुआ भी। जनरल सिंह भिंडरावाले, जो सिखों के धार्मिक समूह दमदमी टकसाल का प्रमुख लीडर हुआ करता था, उसने तत्काल दरबार साहिब के पास एक सभा बुलाई। सभा में निरंकारियों के खिलाफ जोरदार भाषण दिया गया। इसके बाद इधर से एक जुलूस निरंकारियों की तरफ बढ़ा। इन लोगों के पास कृपाण थी तो दूसरी तरफ निरंकारियों के पास बंदूकें थी। झड़प हुई और उसमें 13 लोग मारे गए। इस मामले में निरंकारी पंथ प्रमुख गुरबचंद सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मामले की नजाकत देखते हुए ट्रायल हरियाणा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस घटना के बाद भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अकाली सरकार की नाक में दम कर दिया। पंजाब में भिंडरावाले का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तब दिल्ली कांग्रेस की नजर भिंडरावाले पर पड़ी। अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में कुलदीप नैयर इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा देते हैं। कुलदीप लिखते हैं कि तब पंजाब की कमान संजय गांधी के हाथों में थी। पंजाब में परंपरागत सिख धड़ा अकाली दल का समर्थक था। इसीलिए संजय ने सुझाव दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को अकाली दल के चैलेंजर के रूप में खड़ा किया जाए जो सिखों में खासी पकड़ रखता हो। इसके लिए 2 लोगों को चुना गया और आखिर में संजय गांधी ने फैसला किया कि जनरल सिंह भिंडरावाले को इस काम के लिए पुश किया जाए। कुलदीप नैयर के हिसाब से ये बात उन्हें कांग्रेस नेता कमलनाथ ने खुद बताई थी। बैसाखी घटनाक्रम के कुछ रोज बाद ही दल खालसा नाम के एक संगठन ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये भिंडरावाले का ही एक पॉलिटिकल फ्रंट था। इस संगठन के माध्यम से भिंडरावाले अपने पॉलिटिकल उद्देश्य को आगे रख सकते थे और साथ ही उनके पास ये कहने का भी मौका रहता कि वो सिर्फ एक संत हैं और उनका राजनीतिक मामलों से कुछ लेना देना नहीं है। सतीश जैकब अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखते हैं कि दल खालसा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
उसका कुल खर्च 600 रुपए आया था, लेकिन इसका भी बिल भरने वाला कोई नहीं था। तब कांग्रेस के नेता और आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति बनने वाले ज्ञानी जैल सिंह थे। जनवरी 1980 तक इंदिरा की सत्ता में वापसी हो चुकी थी। चुनावों के दौरान भिंडरावाले ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था और एक वक्त तो ऐसा था जब इंदिरा और भिंडरावाले ने स्टेज भी शेयर किया था। इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही बैसाखी झगड़े को लेकर फैसला आया और गुरबचंद सिंह रिहा हो गए। इस खबर से भिंडरावाले इतने बौखला गए कि उन्होंने अकालियों के खिलाफ और जोर शोर से बोलना शुरू कर दिया था। नैयर लिखते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में 7 लोगों का नाम आया था जो सभी भिंडरावाले के जत्थे से जुड़े हुए थे। इस कत्ल में शामिल मर्डर वेपन का लाइसेंस भी भिंडरावाले के एक भाई के नाम पर लिया गया था। ठीक 2 महीने बाद अप्रैल महीने में गुरबचंद सिंह की उनके दिल्ली वाले निवास पर हत्या कर दी गई। नैयर लिखते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में 7 लोगों का नाम आया था जो सभी भिंडरावाले के जत्थे से जुड़े हुए थे। इस कत्ल में शामिल मर्डर वेपन का लाइसेंस भी भिंडरावाले के एक भाई के नाम से लिया गया था। इसके बाद साल 1981 में पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या हुई। जगत नारायण हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। इस हत्या में भी भिंडरावाले से जुड़े लोगों का नाम आया था। आगे का घटनाक्रम बिल्कुल तीर की तरह सीध पर हुआ। इन मामलों में पुलिस ने भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर इस कदर हंगामा हुआ कि भिंडरावाले को छोड़ना पड़ा। 2 दिन की जेल से भिंडरावाले को इतनी पॉपुलैरिटी मिली जितनी सालों में न मिल पाई थी। गिरफ्तारी के बाद बाहर आए भिंडरावाले ने कांग्रेस के खिलाफ और जमकर बोलना शुरू कर दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर भिंडरावाले को अकाली दल का साथ मिला और दोनों ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा नामक एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन का उद्देश्य था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को अमल में लाना। ये साल 1982 की बात है, यानी जैसे कि पहले बताया गया था, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो तब भुला दिया गया था अब चर्चा में आ गया था। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। जितने उग्र प्रदर्शन उतना ही उग्र कांग्रेस सरकार का कॉम्बैट, जो उस वक्त केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। पंजाब में स्थिति बद से बदतर होती गई। इस बीच भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया। वहां से आदेश जारी किए जाने लगे। अगले 2 सालों में सरकार ने कई बार भिंडरावाले को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। इस सब की परिणति हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार में। भिंडरावाले को खालिस्तान मूवमेंट का चेहरा माना जाता है, लेकिन असल में इस मूवमेंट की जड़ें विदेश में थी। जैसे कि हमने पहले बताया, जगजीत सिंह चौहान जो ब्रिटेन में खालिस्तान की घोषणा कर चुका था, उसने 1984 के बाद भी इस आग को जिंदा रखने की कोशिश की। इधर 1984 से लेकर अगले 1 दशक तक पंजाब उग्रवाद की चपेट में रहा, लेकिन इस 1 दशक में जनता भी इस अशांति से तंग आ चुकी थी। धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग बुझती चली गई। जगजीत सिंह के ऊपर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप तक लगे। सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया, लेकिन फिर 2001 में अटल बिहारी गवर्नमेंट में उसे माफी मिली और वो भारत वापिस आ गया। भारत आकर भी उसने खालिस्तान की मांग छोड़ी नहीं, बल्कि उसने खालसा राज पार्टी का गठन किया और बोला कि लोकतांत्रिक तरीके से खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाएगा। इस बार जनता से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला और 2007 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इस तरह भारत में खालिस्तान आंदोलन लगभग खत्म होता गया, लेकिन जगजीत की लगाई आग विदेशों में खूब फली फूली। विदेशों में खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे कई संगठन खड़े हुए, जिनमें से ज्यादातर को आतंकी संगठनों का दर्जा दिया गया। ये संगठन लगातार विदेशों में इस मुद्दे को उठाते रहे, जिसके चलते खालिस्तान की आग 21वीं सदी में भी पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। विदेशों में भी खालिस्तान समर्थक अपनी मजबूती बनाने में लगातार जुट रहे हैं, जिसमें कनाडा उनका केंद्र बन गया है। फिलहाल कनाडा में 24 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें 7 लाख से भी ज्यादा सिख समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा कनाडा में खालिस्तान समर्थित दल और लोग भी बहुत हैं, जिनमें से एक था हरदीप सिंह निज्जर। इतना ही नहीं, कनाडा में सिख समुदाय का बड़ी संख्या में होने की वजह से वहां की सत्ताधारी पार्टी उनका या खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर अपना रुख नर्म रखती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए नॉलेज शो।